कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 की हिंदी विषय के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं और विस्तारित चर्चा करेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पर या जिस बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है समास। तो पहले हम सबसे पहले टॉपिक ले लेते हैं समास। समास है वो, जैसे हिंदी के व्याकरणिक सिलेबस के अनुसार बोर्ड की एग्जाम में भी 2 अंक का ये सिलेबस है, वो बोर्ड में पेपर में आता है। अब इसके बारे में हम विस्तार से समास किसे कहते हैं, इनके भेद कौन कौन से हैं, किस जगह कौन सा समास प्रयुक्त होता है, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं समास की परिभाषा। समास की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर परिभाषा देखें तो लिखो, दूसरे शब्दों में विभक्ति विहीन पदों को समास कहते हैं। विभक्ति विहीन पदों को समास कहते हैं। परस्पर मिले हुए समस्त पद को सामासिक पद कहते हैं। यह समास की परिभाषा हुई। अब समास के उदाहरण के बारे में देखें तो जैसे विद्या मंदिर ये एक पद है। इसका विग्रह करेंगे तो होंगे विद्या के लिए मंदिर, विद्या के लिए मंदिर, विद्या मंदिर। इसी प्रकार अगर देखें तो वनवास, वन में वास, वनवास। इसी प्रकार यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ये समास की परिभाषा और उनके उदाहरण होंगे। समझ गए? 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में विभक्ति विहीन, जिसमें विभक्तियों का लोप रहता है, समास कहलाता है। और मिले हुए पद को समासिक पद कहते हैं। क्या कहते हैं? सामासिक पद। और ये समास के उदाहरण। अब हम चर्चा करते हैं समास के भेद। समास के
के भेद। तो समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। 6 भेदों को पहले क्रम से हम लिख लेते हैं। पहला है अव्ययभावी समास। अव्ययभाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। चौथा द्विगु समास। पांचवा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और छठवां है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ये समास के 6 भेद हैं। इन 6 भेदों की विस्तारित रूप से हम परिभाषा पढ़ेंगे। 6 भेद हैं। पहले आप समझ लीजिए इन 6 भेदों की कौन कौन सी परिभाषा है। अव्ययभावी समास, जिस समास में पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो। पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो, उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। और इसमें पहले पद में उपसर्ग लगता है, जैसे प्रति है उपसर्ग लगता है अव्ययभावी समास में। प्रति, प्रतिदिन, यथाविधि, विधि के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन, प्रतिदिन। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। क्षण क्षण, प्रत्येक क्षण। रातों रात, रात रात। तो ये मतलब इनके उदाहरण हैं। इसी प्रकार हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं। तत्पुरुष समास में तो पहला पद तत्पुरुष समास में पहले पद में कर्मकारक से लेकर अधिकरणकारक की विभक्तियों का लोप रहता है और दूसरा पद प्रधान होता है। पहले पद में विभक्ति का लोप रहता है और दूसरा पद हरदान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब कार्य की ये विभक्तियां होती है ना। अब कारक और कारक की विभक्तियां होती हैं तो उनका लोप रहता है। तो जैसे विद्या के लिए आलय, विद्यालय, है ना। हस्त को लिखित, हस्तलिखित। वन को गमन, वन गमन, है ना। और विद्या का मंदिर, विद्या मंदिर। ये जैसे इसके उदाहरण हैं। फिर हम कर्मधारय समास की बात करते हैं। तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय। पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। और कर्मधारय समास में भी जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, नीलकमल। नीलकंठ, महापुरुष, महात्मा। तो ये मतलब कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास की जिस समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। पहले पद संख्या का बोध कराता है, पहला पद संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। और द्विगु समास के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे द्विगु मतलब संख्या का बोध करा रहे, जैसे दो पैर, दो पैरों का समूह है दो पैर। पंचवटी, 5 वटों का समूह है। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह है। चौपाया, 4 पैरों का समूह है। चौमासा, 4 मासों का समूह है ना। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह है, सिंधुओं का समूह है। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह है, सप्त ऋषि, है ना। नवरात्रा, 9 रातों का समूह है, नवरात्रा। ये हो गया आपके द्विगु समास के उदाहरण। फिर बात करते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा, अर्थात 2 शब्दों का जोड़ा। 2 शब्द आपस में परस्पर
मिलकर एक होते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच और शब्द का लोप होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं तथा उनके बीच और शब्द का लोप होता है, वहां पर कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। कौन सा होता है? द्वंद्व समास। छठवां समास द्वंद्व समास के जैसे उदाहरण है दाल रोटी, दाल और रोटी, भाई बहन, भाई और बहन, माता पिता, माता और पिता, है ना, आना जाना, आना और जाना, उड़ना बैठना, उड़ना और बैठना, खाना पीना, खाना और पीना, है ना, ये इसके उदाहरण होते हैं। बहुव्रीहि समास कि जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई विशिष्ट अर्थ निकलता है, दोनों पदों से अर्थ न प्रकट होकर कोई विशिष्ट अर्थ निकलता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। और अगर सरल अर्थों में इसकी हम परिभाषा याद करना चाहें तो ऐसे कर सकते हो कि जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे अर्थ की कल्पना करनी पड़ती है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। क्योंकि तीसरा अर्थ वहां पर प्रकट नहीं होता है, बल्कि हमें निकालना पड़ता है तीसरा अर्थ कौन सा है, अर्थ ग्रहण बोध के आधार पर। तो तीसरा अर्थ जैसे दशानन, 10 है आनन जिसके, अर्थात 10 आनन, 10 सिर किसके हैं? रावण के 10। चतुरानन, 4 है आनन जिसके, 4 आनन किसके हैं? 4 सिर किसके हैं? अर्थात ब्रह्मा, वह ब्रह्मा। चक्कर पाणी, चक्कर है पानी में जिसके, पानी का मतलब होता है हाथ, जिसके हाथ में चक्कर है वह चक्र पाणी कहलाता है। किसके हाथ में? भगवान विष्णु। पीतांबर, पीत है जिसका, अंबर पीला है जिसका आवरण, अर्थात वह विष्णु, है ना। और वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, किसके हाथ में वीणा रहती है? सरस्वती। ये इसके उदाहरण है। तो इस प्रकार हमारे ये 6 समास है। अब हम इनके बारी बारी से विस्तारित अध्ययन करेंगे। तो देखिए एक एक समास का हम परिभाषा और उदाहरण विस्तार से देखते हैं, क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण है और याद करना तो इसको इतना सरल है कि एक बार थोड़ा तरीके से समझ लो पढ़ाई की बात को, तो फिर भूलने का तो कोई नियम ही नहीं है। लेकिन एक बार समझने की जरूरत होती है, क्योंकि जो चीज होती है उसको ज्यादा लिखने से ज्यादा समझना जरूरी होता है। और समझ में आई चीज है वो 100% व्यक्ति के दिमाग में स्थायी रहती है। तो आप भी समझने की कोशिश करें। अब मैं ले रहा हूं पहला समास, अव्ययभावी समास। समास परिभाषा लिखो, जिस समास में पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और समस्त पद मिलकर अव्यय बन जाता है, जिसमें समस्त पद मिलकर अव्यय बन जाता है। अव्यय बन जाता है समझने के लिए और लिख सकते हो कि पहला पद
उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है। पहला पद उपसर्ग होता है, लिख लिया। उदाहरण जैसे पद, पहले लिखो पद और विग्रह, पद और विग्रह। ये तो पद है और ये विग्रह है। तो आप लिखो जैसे प्रतिदिन, इसका लिखो आप दिन दिन, दिन दिन। यथाविधि, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, यथाविधि। यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, है ना। और क्षण क्षण, प्रत्येक क्षण, प्रतिक्षण, इसका लिखो क्षण क्षण। प्रति वर्ष, वर्ष वर्ष। रातों रात, रात रात। प्रतिपल, उदाहरण है कि जैसे आपको क्या है कि उदाहरण समझ में रह जाए ज्यादा से ज्यादा। जैसे 5-7 उदाहरण लिखवाते हैं तो उनमें से 2-3 उदाहरण समझ में रह जाते हैं, तो समझ में आ जाता है कि किस प्रकार है। पल पल, प्रतिपल, प्रति प्रतिपल, पल पल, प्रतिपल, पल पल, ये हुआ आपका अव्ययभावी समास। अब हम दूसरे समास के बारे में चर्चा करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, थाट विद्यालय की तरफ से जो कक्षाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उसका आप YouTube के द्वारा पूरा फायदा उठाएं, पूरा लाभ उठाएं। और यानी कि आपको पता है कि भारत पूरी वैश्विक महामारी से गुजर रहा है और ऐसे में कक्षाएं जैसे ऑनलाइन कक्षाएं लगनी है, विद्यालय में कक्षाएं लगना संभव नहीं है। तो आप जितना हो सके उतना फायदा उठाएं ताकि आपकी पढ़ाई बाधित। दूसरे पॉइंट की हेडिंग डालो तत्पुरुष समास। जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कर्म कारक से लेकर
अधिकरण कारक तक की अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का लोप रहता है। ये तत्पुरुष समास की परिभाषा है। जैसे शरण को आगत, शरणागत, वनवास, वनगमन कर दो, वनगमन, वन को गमन, राजा का राजपुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, विद्यालय, विद्या के लिए आले, विद्या मंदिर, विद्या के लिए मंदिर, औषधालय, औषधि के लिए आले, वनवास, वन में वास। ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए। इस प्रकार हमने दो समास पढ़े। तत्पुरुष समास पहले पढ़ा हमने अव्ययभावी समास और फिर पढ़ा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के उदाहरण, तत्पुरुष समास में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का लोप रहता है और प्रत्येक विभक्ति का इसमें प्रयोग होता है। तो आगे के जिस प्रकार टॉपिक होंगे उसमें हम अगली कक्षा में, नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। थैंक यू क्लास।